हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लैरी प्रेप। पिछले लेक्चर में हमने इंडिया के एक और इम्पोर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर यानी द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट को मैप्स और नोट्स की हेल्प से डिटेल में समझा था। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन की, जो हैं कोस्टल प्लेन्स। तो आज हम किसकी बात करेंगे? द कोस्टल प्लेन्स। और इस लेक्चर में भी हम वही अप्रोच फॉलो करेंगे जो हम शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम नोट्स की हेल्प से पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि हमें एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, और उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को इंडिया के मैप पर लोकेट करेंगे। इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और मैप भी याद हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको नोट्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो कोस्टल प्लेन को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर में कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कोस्टल प्लेन्स आर लो लाइंग फ्लैट स्ट्रिप ऑफ लैंड विच इज़ बिटवीन द कोस्ट लाइन ऑफ अ सी एंड द एडजॉइनिंग हाईलैंड्स टू इट। अगर हम इस डेफिनेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो देखिए, हर कोस्टल प्लेन के दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है उसकी सी कोस्ट और दूसरा होता है उसके साथ जो एडजॉइनिंग हाईलैंड है। हाईलैंड का मतलब होता है कि कोई भी एलिवेटेड एरिया, जैसे इंडिया में अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की, तो इंडिया में अगर हम बात करें, मान लीजिए ये वाली जो एरिया है, ये वाली एरिया अगर हम यहाँ की बात करें तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो वेस्टर्न मार्जिन पर हमको देखने को मिलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होते हैं वो किसके बीच में बनते हैं? यहाँ पर जो हमारा वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है तो उसकी जो कोस्ट लाइन यहाँ पर हो गई, और यहाँ पर जो इसके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के ईस्ट में हमको क्या देखने को मिलते हैं? वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स क्या हो गए? हाईलैंड्स। और जो अरेबियन सी की कोस्ट लाइन हो गई वो क्या होगी? सी कोस्ट। तो कोस्ट, और यहाँ पर क्या है? ये फ्लैट एरिया है। तो बेसिकली कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? कोस्टल प्लेन्स एक ऐसी फ्लैट एरिया होती है जो किसी सी के कोस्ट लाइन और किसी हाईलैंड के बीच में देखने को मिलती है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के केस में क्या है? हाईलैंड हो गए हमारे वेस्टर्न घाट्स, एंड हमारी जो कोस्ट लाइन होगी वो क्या होगी? कोस्ट लाइन अरेबियन सी की कोस्ट लाइन। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर बिटवीन वेस्टर्न घाट्स विच इज़ द हाईलैंड एंड अरेबियन सी विच प्रोवाइड द कोस्ट लाइन। तो आप कोस्टल प्लेन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के कोस्टल प्लेन्स को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड सेकंड इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। सबसे पहले हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच डेवलप हुई एक नैरो फ्लैट कोस्टल स्ट्रिप है। ये नॉर्थ में गुजरात कोस्ट से लेकर साउथ में केरला कोस्ट तक क्या करती है? एक्सटेंड करती है। तो अगर हम इसके एक्सटेंशन की बात करें तो इसका एक्सटेंशन क्या है? नॉर्थ में गुजरात कोस्ट से लेके साउथ में केरला कोस्ट तक। अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है? एक सबमर्ज कोस्टल प्लेन है। सबमर्ज कोस्टल प्लेन क्या होता है? सबमर्ज कोस्टल प्लेन का मतलब होता है, जियोमॉर्फोलॉजी में अगर हम समझें तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कि इसको हम सबमर्ज कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। जब हमने फिजियोग्राफिक चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने वहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। तो अगर हम मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात करें तो जब पेनिनसुलर प्लेट्यू का डेवलपमेंट हुआ था, तो जब वहाँ पर कुछ प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स चल रही थी, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम यूजुअली क्या मानते हैं कि वो एक बहुत ही स्टेबल प्लेट्यू है। बट उसके बाद भी अर्थ के अंदर टेक्टोनिक मूवमेंट कंप्लीटली बंद नहीं हुए थे। तो स्लो टेक्टोनिक मूवमेंट कंटिन्यूसली चलते रहे। इसी प्रोसेस के दौरान जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का वेस्टर्न मार्जिन था वो क्या कर गया? अरेबियन सी के अंदर सबसीड कर गया। ऐसे समझिए, ये मान लीजिए हमारा इंडिया का पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, ये हो गई उसकी वेस्टर्न मार्जिन, और यहाँ पर ये हो गया हमारा अरेबियन सी। ये इसको मान लीजिए अरेबियन सी।
तो जब यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुई तो जो हमारा ये वाला जो वेस्टर्न मार्जिन था पेनिनसुलर प्लेट्यू का, वो अरेबियन सी के अंदर क्या कर गया, सबसीड कर गया, मतलब अरेबियन सी के अंदर सिंक कर गया। और यहाँ की जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वाली जो जगह थी वो लैंड के नीचे धीरे धीरे धंसती चली गई, यानी वेस्टर्न साइड का लैंड थोड़ा सा अरेबियन सी के अंदर सिंक कर गया। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सी ट्रांसग्रेशन, या कहते हैं कि सबमर्जेंस ऑफ द लैंड इनटू द सी। तो जब ये चीज जब ये वेस्टर्न मार्जिन जब इसके अंदर सिंक कर गई तो जो सी का वाटर था वो इसके ऊपर क्या हो गया, राइज कर गया। और जब सी का वाटर राइज इसके ऊपर कर गया तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सबमर्ज कोस्ट। और जो अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, सी का जब वाटर इसके अंदर इसके ऊपर राइज कर गया तो जो यहाँ पर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी उनकी जो वैलीज थी, जो रिवर की वैली थी वो सी वाटर से भर गई। इसी वजह से इस कोस्ट लाइन को हम सबमर्ज कोस्ट कहते हैं। तो एक लाइन में याद रखिए, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड अ सबमर्ज कोस्ट बिकॉज द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू अंडरवेंट टेक्टोनिक सबसिडेंस along the Arabian Sea to advance over the land। तो मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू की टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जो मार्जिन थी, वेस्टर्न मार्जिन, वो अरेबियन सी के नीचे धंस गई और जो अरेबियन सी का वाटर था वो लैंड के ऊपर राइज कर गया, जिसकी वजह से जो रिवर वैलीज थी वेस्ट फ्लोइंग रिवर की वो सी वाटर से भर गई। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ और इसका फ़ायदा क्या हुआ, तो बिकॉज ऑफ दिस सबमर्जेंस वेस्टर्न कोस्ट प्रोवाइड्स नेचुरल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स। ऐसा क्यों, देखिए जब सी रिवर वैलीज के अंदर तक एंटर कर गया, जैसे मैंने बताया कि अरेबियन सी लैंड के ऊपर राइज कर गया, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, डीप वाटर चैनल्स का डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है। इसकी वजह से एक नेचुरली शेल्टर बन जाता है पोर्ट्स के लिए और हार्बर्स के लिए, क्योंकि यहाँ वेव्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपैरेटिवली कम हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब वाटर लैंड के अंदर काफ़ी डीप तक चला जाता है, इसीलिए यहाँ पर बड़े बड़े कार्गो शिप्स को हार्बर के अंदर ले जाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से वेस्टर्न कोस्ट पर बहुत सारे एक्सीलेंट नेचुरल हार्बर्स डेवलप हुए। इसीलिए इंडिया के मैक्सिमम नेचुरल पोर्ट्स भी इसी कोस्ट पर हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो कांडला पोर्ट इन गुजरात, मुंबई पोर्ट इन महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू नावा सेवा पोर्ट इन महाराष्ट्र, मरगमाव पोर्ट इन गोवा, न्यू मैंगलोर पोर्ट इन कर्नाटका, कोचीन पोर्ट इन केरला। तो आई थिंक अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हूँ। जैसे मैंने पहले बताया, इसके एक्सटेंशन की बात करें तो नॉर्थ में गुजरात कोस्ट से लेकर साउथ में केरला कोस्ट तक। अब जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट हैं, उस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, उसको हम उसका डिवीज़न देखें तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट इन गुजरात, कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र, गोवा कोस्ट इन गोवा एंड मालाबार कोस्ट कर्नाटका एंड केरला। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक की। अगर हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो मिडिल में नैरो है, और जो नॉर्थ साइड में ब्रॉडर है और साउथ साइड में भी क्या है, ब्रॉड। तो नैरो इन द मिडिल एंड गेट ब्रॉडर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड द साउथ। अगर हम इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो रिवर्स हैं वो जनरली डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती। तो रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दिस प्लेन डू नॉट फॉर्म डेल्टा। इसका रीज़न क्या है, इसका सबसे पहले रीज़न है वेस्टर्न घाट्स अरेबियन सी के बहुत क्लोज है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो सी का वाटर है वो लैंड के ऊपर काफ़ी अंदर तक आ गया, इसीलिए रिवर्स का जो कोर्स है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो शॉर्ट कोर्सेस ऑफ द रिवर। दूसरा ये रीजन है, घाट से सी तक का स्लोप काफ़ी स्टीप होता है। स्टीप स्लोप की वजह से रिवर की वेलोसिटी बहुत हाई रहती है। तो यहाँ पर स्टीप क्या है, ग्रेडियंट है, क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ा इंक्लाइन सरफेस है किसका, वेस्टर्न मार्जिन का। तो यहाँ पर ये स्टीप स्लोप देखने की वजह से रिवर का जो यहाँ पर वेलोसिटी है वो क्या रहती है, हाई वेलोसिटी रहती है। और
डेल्टा फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, रिवर की वेलोसिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि रिवर अगर हम ड्रेनेज पार्ट में पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे कि रिवर अपनी मैच्योर स्टेज में डेल्टा फॉर्मेशन करती है, जहाँ पर रिवर आराम से बिल्कुल फ्लो करती हुई जाती है। तो यहाँ पर क्या है, फास्ट फ्लोइंग है, और यहाँ पर सेडिमेंट्स भी डिपॉजिट करने का टाइम बहुत कम मिलता है, तो यहाँ पर सेडिमेंट्स डेवलप नहीं हो पाते, इसीलिए यहाँ पर डेल्टा भी फॉर्मेशन नहीं होता। इसी वजह से यहाँ डेल्टा की जगह यहाँ पर क्या फॉर्म होती हैं, एस्चुरी फॉर्म होती हैं। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म एस्चुरी इंस्टीड ऑफ डेल्टा। एस्चुरी बेसिकली क्या होती है, एस्चुरी एक ऐसी रिवर माउथ होती है, मतलब बेसिकली डेल्टा क्या होता है, रिवर का माउथ होता है। तो एस्चुरी एक ऐसी रिवर माउथ होती है जहाँ रिवर डायरेक्टली सी से मिलती है और रिवर वाटर और सी वाटर मिक्स हो जाते हैं। यहाँ जनरली टाइडल इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो रिवर और सी का मीटिंग पॉइंट जहाँ टाइडल इन्फ्लुएंस हो, डीप फनल शेप्ड माउथ डेवलप हो, उसे एस्चुरी कहते हैं। मतलब ये समझ लिए बेसिकली एस्चुरी भी एक डेल्टा टाइप का है, पर डेल्टा होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, एस्चुरी क्या होता है, फनल शेप में होती है, मतलब नैरो होती है। अब यहाँ पर हम दूसरी कैरेक्टरिस्टिक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो है यहाँ पर बैक वाटर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनको हम कयाल्स भी कहते हैं। तो बैक वाटर्स क्या होते हैं, बैक वाटर्स बेसिकली केरला में हमें देखने को मिलते हैं। तो बैक वाटर्स बनते कैसे हैं, तो बैक वाटर्स बनते हैं अरेबियन सी की स्ट्रॉन्ग वेव्स कंटिन्यूसली कोस्ट के अलोंग सैंड को डिपॉजिट करती रहती हैं। तो जब अरेबियन सी ऐसे आता है तो वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स को लाता है, तो कोस्ट के अलोंग वेस्टर्न कोस्टल मार्जिन पर वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करता रहता है। धीरे धीरे ये डिपॉजिटेड सैंड जो होती है वो एक लॉन्ग सैंड बैरियर बन जाती है। मान लीजिए ये हमारी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ पर जब अरेबियन सी आता है तो यहाँ पर वो धीरे धीरे क्या डेवलप करता रहता है, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट। तो यहाँ पर एक नैरो चैनल बन जाता है, एक तरीके से यहाँ पे बॉर्डर बन जाता है किसका, सैंड का। ये बैरियर सी के एक पार्ट को मेन सी से ऑलमोस्ट सेपरेट कर देता है। मान तो ये हमारा मेन सी हो गया और ये हमारी हो गई वेस्टर्न मार्जिन। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये है वेस्टर्न मार्जिन ऑफ इंडिया और ये है हमारा अरेबियन सी। तो यहाँ पर ये सेडिमेंट्स का डिपॉजिट कर दिया है अरेबियन सी ने। तो जब यहाँ पर सी आया तो यहाँ पर क्या हो गया, वाटर सी वाली एरिया फिल हो गई। तो जो ये वाली एरिया फिल हो गई तो ये वाली एरिया जो मेन सी से वो अलग हो गई। तो जो यहाँ पर जो वाटर है उसको हम कहते हैं बैक वाटर्स। तो सिंपल डेफिनेशन में याद रखिए, बैक वाटर्स आर द शैलो लगून्स सेपरेटेड फ्रॉम द अरेबियन सी बाई सैंड वॉर्स। और ये बैक वाटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इनलैंड नेविगेशन के लिए यूज होते हैं, फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म का मेजर अट्रैक्शन है और केरला की इकोनॉमी में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सबसे क्योंकि ये फिशिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। और सबसे फेमस एग्जाम्पल है पुन्नमादा कयाल। तो यहाँ पर एक हमें क्या मिलता है, पुन्नमादा बैक वाटर्स इन केरला। और यहाँ पर हमको नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली बोट रेस देखने को भी मिलती है। क्या देखने को मिलती है, वल्लमकली बोट रेस। तो इसी के साथ हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को डिटेल में समझ लिया। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ब्रॉड कोस्टल प्लेन है। जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन था वो रिलेटिवली नैरो कोस्टल प्लेन था। ये इट इज़ एक्सटेंडिंग अलोंग द बे ऑफ बंगाल। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन था वो अरेबियन सी के पास था, ये हमारा ईस्ट में तो किसके पास होगा, अरे बे ऑफ बंगाल के साथ। और इसका जो एक्सटेंशन है वो वेस्ट बंगाल में नॉर्थ से लेके साउथ में तमिलनाडु तक है। जैसे वेस्टर्न कोस्ट क्या थी, सबमर्जेंट कोस्ट थी, ये है इमरजेंट कोस्ट। ये क्या है, इमरजेंट कोस्ट। तो इमरजेंट कोस्ट क्या होती है कि इमरजेंट कोस्ट वेस्टर्न सबमर्जेंट कोस्ट का बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है। यहाँ लैंड सबमर्ज की जगह क्या हुई है, अपलिफ्ट हुई है। तो इट इज द अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड। और दूसरा यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जो इसकी सेल्फ है कॉन्टिनेंटल सेल्फ वो काफ़ी वाइड है। क्योंकि जब यहाँ पर इमरजेंट कोस्ट है
उसकी वजह से जो वे ऑफ बंगाल का जो वाटर है वो यहाँ पर लैंड के अंदर तक ज़्यादा आया नहीं है। तो यहाँ पर जो हमें कॉन्टिनेंटल एरिया देखने को मिलती है वो ज़्यादा वाइड देखने को मिलती है, अप्रॉक्स 500 किलोमीटर तक। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बेसिकली क्या होता है, सी के अंदर जो लैंड का सबमर्ज एक्सटेंशन होता है, मतलब मान लीजिए ये हमारा सी है, तो ये वाली जो एरिया है ये हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो जाती है। तो ये यहाँ पर 500 किलोमीटर तक ज़्यादा लंबी है। इसकी वजह से यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर पोर्ट्स एंड हार्बर्स हैं, जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में नेचुरली डेवलप हो रहे थे, वो यहाँ पर नहीं हो पाते, क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत वाइड है और वाटर बहुत दूर तक सैलो रहता है। क्योंकि यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल का वाटर है वो काफ़ी दूर तक रहता है एज कम्पेयर टू द अरेबियन सी वाटर एट द वेस्टर्न कोस्टल मार्जिन। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो शिप होते हैं उनको नेचुरल शेल्टर नहीं मिल पाता। इसी वजह से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर हमको नेचुरल हार्बर्स कंप्लीटली भी कम डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। पर यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट का एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपोजिशन देखने को मिलता है, वो है कि जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो यहाँ पर वेल डेवलप्ड डेल्टास का फॉर्मेशन करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि इनको कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज़्यादा मिलती है। रिवर जो अरेबिया बे ऑफ बंगाल का जो वाटर होता है वो काफ़ी दूर तक होता है। इसकी वजह से यहाँ पर इनको खूब बहुत सारी एरिया होती है वो मिलती है, जिसकी वजह से इनके जो रिवर होते हैं उनके लॉन्ग कोर्सेज होते हैं, जेंटल स्लोप होता है, और ड्यू टू द लॉन्ग कॉन्टिनेंटल सेल्फ रिवर्स वेलोसिटी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको डेल्टास का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब ये हो गई हमारे प्रॉपर नोट्स की बात। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप। हम इसको फटाफट से मैप्स की हेल्प से समझ लेते हैं। अगर हम मैप्स की हेल्प से समझें इसको, तो जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होते हैं वो इस तरफ हमको देखने को मिलते हैं, और जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन होते हैं वो हमें ईस्टर्न मार्जिन पर देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इनके हाईलैंड्स की, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का हाईलैंड है यहाँ पर हमको देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट्स, और ईस्टर्न की तरफ देखने को मिले तो ईस्टर्न घाट्स। और इनके यहाँ पर जो कोस्ट लाइन है वो किसकी है? अरेबियन सी की कोस्ट लाइन है ये वाली। और यहाँ पर कोस्ट लाइन किसकी है? यहाँ पर है कोस्ट लाइन बे ऑफ बंगाल की। तो जैसे मैंने बताया था कि कोस्टल प्लेन क्या होते हैं, वो किसी कोस्ट लाइन के बीच में और एक एडजॉइनिंग हाईलैंड के बीच में जो फ्लैट एरिया होती है उसको हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन के यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, जो ये वाली एरिया होगी वो फ्लैट एरिया होगी, और ये किसके बीच में बनी है? एक एडजॉइनिंग हाईलैंड ईस्टर्न घाट, और इधर से कोस्ट लाइन किसकी है? बे ऑफ बंगाल की। तो ये हो गए हमारे कोस्टल प्लेन। अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को यहाँ पर लोकेट करें, तो कांडला पोर्ट हमें देखने को मिलता है गुजरात में, मुंबई पोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, जेएलएन पोर्ट भी महाराष्ट्र में, मरमुआ पोर्ट हमें देखने को मिलता है गोवा में, न्यू मैंगलोर पोर्ट हमें देखने को मिलता है कर्नाटका में, कोचीन पोर्ट केरला में। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल? नेचुरल हार्बर्स और नेचुरल पोर्ट्स के एग्जाम्पल हैं। वहीं पर हम ईस्टर्न साइड में देखें तो टूटीकोरिन पे हमें तमिलनाडु, टूटीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु, इन्नौर पोर्ट तमिलनाडु, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु, काकीनाड इन आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, प्रदीप पोर्ट इन ओडिशा। और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि हमने जैसे समझा कि ईस्टर्न घाट्स की तरफ बहुत ही बड़े डेल्टास फॉर्म होते हैं, तो जैसे महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा जो हमें देखने को मिलते हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ। और अगर हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट समझें तो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बैक वाटर्स का फॉर्मेशन होता है, तो यहीं पर हमको देखने को मिलता है जो इम्पोर्टेंट बैक वाटर्स था, जैसे पुंडमादा बैक वाटर्स इन केरला, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहीं पर अगर हम डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पर जो ये वाली एरिया है, यहाँ पर हमको डिवीज़न में देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट, कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट। वहीं पर महाराष्ट्र की तरफ हमें देखने को मिलता है इस वाले एरिया में कोंकण कोस्ट। गोवा के पास यहाँ पे मिलता है हमें गोवा कोस्ट, और यहाँ पर हमको मिलता है केरला एंड कर्नाटका के पास मालामार कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है।
गुजरात वाली एरिया में कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट, महाराष्ट्र में कोंकण कोस्ट, गोवा में गोवा कोस्ट एंड कर्नाटका एंड केरला में हमको मालाबार कोस्ट देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हमने इंडिया के एक और इम्पोर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर यानी कोस्टल प्लेन को डिटेल में समझा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिया के एक और इम्पोर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर को कवर करेंगे, वो है आइलैंड्स ऑफ इंडिया, जिसको मैप्स और नोट्स की हेल्प से डिटेल में समझेंगे। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।